दोस्तों स्वागत है आप सभी का एसकेएमयू ऑफिशियल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसकेएमयू सेमेस्टर 5 मेजर पेपर 11 हिस्ट्री पेपर का पार्ट 2 ये वीडियो है। तो मेजर 11 हिस्ट्री का कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार डिटेल में सब कुछ देख के और पढ़ के ज़रूर चल जाइएगा, आप एक बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। पहले हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे और शॉर्ट में समझेंगे। देखिए ये है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, कोमितांग और साम्यवादी दल में क्या अंतर है। देखिए कोमितांग एक राष्ट्रीय दल था जो लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी विचार पर आधारित था। ये जो है ना लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी विचार को सपोर्ट करता था, उसका समर्थन करता था, जो निजी संपत्ति का उसका समर्थन करता था। वही जो साम्यवादी दल है ना, वो साम्यवाद और वर्गहीन समाज की स्थापना का पक्षधर था। जो वर्गहीन जो समाज का लोग था वो उसका सपोर्ट करता था। चलिए दोनों को अंतर समझा दिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, टोकुगावा शासन क्या था। देखिए टोकुगावा शासन जो है ना, टोकुगावा जो लियासु द्वारा स्थापित शासन था, जो 1603 से 1668 जापान सोंगू का सामंती शासन था। इस शासन काल में जो था ना, जो जापान का राजा था वो बाहरी जो है ना देशों से अपना संबंध तोड़ लिया था और इस तरह से अपने देश को शांति बनाए रखा था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मेजी सम्राट का महत्व क्या था। देखिए एम्पायर मेजी के शासनकाल में 1868 में मेजी पुनर्स्थापना हुई, जिनके नेतृत्व में जापान में सामंती अर्थव्यवस्था समाप्त पर आधुनिक शिक्षा, उद्योग, सेना और प्रशासनिक सुधार अपनाए गए, उनके कारण जापान के आधुनिक और शक्तिशाली राष्ट्र बन पाया। देखिए एम्पायर के शासनकाल जो 1868 में पुरातन में स्थापित हुए थे, इसके नेतृत्व में जो है ना जापान का जो डेवलपमेंट का उसका नींव रखा गया था। इससे जो है जापान बहुत ज़्यादा इसके पास से डेवलप होना शुरू हो गया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जापान के आधुनिकीकरण की मुख्य विशेषताएं क्या थी। देखिए के आधुनिकीकरण की मुख्य विशेषता सामंती अर्थव्यवस्था का अंत, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की स्थापना, उद्योग और रेल मार्गों का विकास, आधुनिक सेना और नौसेना का गठन, संविधान और संसद की स्थापना। जो जापान है ना इतना एडवांस कैसे हुआ उसको पूछ रहा है, आधुनिकीकरण कैसे हुआ। देखिए जो सामंतीय व्यवस्था था उसका अंत हुआ, एक देश जो बोलता है ना अच्छा प्रतीत होता है ये सब अच्छा रहने से, तो वही सब हुआ है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन डोर पॉलिसी किस देश के से संबंधित है। ये यूएसए से संबंधित है, नॉर्मल समझा दिए, आप एक बार पढ़ लीजिएगा इस सबको डिटेल में। ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सब को आपको डिटेल में देख लीजिएगा, एक दो ही बचा हुआ है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। देखिए आधुनिकीकरण से पूर्व जापान की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है जो जापान इतना एडवांस है उससे पहले, एडवांस आधुनिक से पहले जापान कैसा था। सभ्यताओं को जो विकसित है उस सब पे ज़्यादा मानता था, अपने पारंपरिक और उस पर ज़्यादा विश्वास करता था। राज शासन था, राज शासन में जो शक्ति था वो राजा के पास था, और राजा जो था वो बाहरी देशों से कनेक्टेड नहीं था, वो बाहरी बिल्कुल अलग रहता था, मतलब बाहरी देशों से ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता था। और इस तरह से जापान जो है वो अकेले रहता था और इस तरह से अपना संस्कृति और अपना सभ्यता को बचा के रखा था। हम समझा दिए, अब एक बार डिटेल में देखिएगा इसको। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन डोर पॉलिसी क्या थी, इसका महत्व का स्पष्ट कीजिए। देखिए ओपन डोर पॉलिसी जो है ना अमेरिका का एक पॉलिसी था, और ये पॉलिसी जो था चीन में लागू किया गया था। देखिए चीन आपको जो पता है बहुत बड़ा देश है, क्षेत्रफल का दृष्टि से भी और जनसंख्या का दृष्टि से भी। तो वहाँ पे जो होता है ना कि बहुत लोग व्यापार करने के लिए जाता था, जैसे इंडिया में भी बहुत लोग व्यापार करने के आता है। तो वहाँ पे था ना अमेरिका का, पहले पता है अमेरिका बहुत पावरफुल है, तो
वहाँ पे एक ओपन डोर पॉलिसी लगाया गया कि व्यापार जो है ना, जो चीन में व्यापार का अधिकार है वो सबके लिए समान है। सब कोई उसमें समान व्यापार कर सकता है, किसी के लिए भी कोई रोक टोक नहीं है, ताकि सबको समानता प्रोवाइड हो। जो बाहरी देश के कंपनी और लोग थे उसमें व्यापार करने के लिए जाते थे, तो उसमें तो वही इस तरह से चीन में सबको सभी देश अपना व्यापार बराबरी से कर सकते थे। इसको बोला गया ओपन डोर पॉलिसी। चलिए इसको हम शॉर्ट में समझा दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजी पुनर्स्थापन के कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। देखिए, मेजी पुनर्स्थापन जो है ना, वो 1868 में जो शोगुन वंश है, मेजी वंश के हाथ में जब सत्ता आया, तो जापान को है ना एक अलग ही दिशा मिला, एक अलग ही प्रगति मिला। जैसे जापान एक प्रगतिशील देश बना और इतना शक्तिशाली देश बना। चलिए हम इसको शॉर्ट में समझा दिए, आप डिटेल में एक बार देख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, जापान का आधुनिकीकरण हम शॉर्ट टाइप आंसर में आपको समझा दिए। उसका जो आधुनिकीकरण है वो क्यों हुआ और किस तरह से हुआ, इसका प्रमुख विशेषता को बताने बोल रहा है। देखिए, जापान जो है ना, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताएं जो था ना यहाँ पे, देखिए मेइजी पुरातन, तो यहाँ पे बोल सकते हैं जो आधुनिकीकरण का जो नींव रखा गया वो मेइजी पुरातन के शासन काल से शुरू हुआ, वहाँ से उसका नींव रखा गया और उससे जो है जापान वहाँ से बहुत तेजी से ग्रो करने लगा। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा अच्छा से, बताएं इसके बारे में, एक बार बना के लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजी काल में जापान में हुई आर्थिक और शैक्षिक सुधार लिखिए। देखिए, मेजी काल में बोले ना कि जापान का जो डेवलपमेंट का स्टार्टिंग हुआ है मेजी काल में हुआ है, तो उसमें जो उसका जापान में का जो आर्थिक और शैक्षिक में क्या क्या सुधार हुआ उसके बारे में बताने को बोल रहा है। चलिए आप इसको एक बार देख लीजिएगा, बना के आप लिख सकते हैं जी, टेंशन नहीं लीजिए। ये सब एक बार आप जैसे मेजी के बारे में पढ़ लीजिएगा, मेजी काल के बारे में, तो आप इससे बनने वाला सारा क्वेश्चन को समझ सकते हैं और लिख सकते हैं जी। मेजी के बारे में अब डिटेल में पढ़ लेंगे, मेजी वंश का, मेजी काल के बारे में। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1894 से 1895 के चीन जापान युद्ध के कारण एवं परिणाम को लिखिए। देखिए, 1894 से 1895 में जापान और चीन के बीच एक युद्ध हुआ था। ये युद्ध का जो परिणाम था उसे जापान जीत गया था और चीन बुरी तरह से हार गया था। हारने की वजह से जो चीन को है ना अपना 4-5 शहर जो है वो जापान को देना पड़ा था और एक बड़ा हर्जाना बढ़ना पड़ा था। और यहीं से जापान का जो है बोलते हैं जापान अपने पीक पे था, मतलब जापान पूरा अपना ग्रोइंग एज में था। और यहीं से फिर जो चीन है वो और भी मतलब प्रभावित हुआ इससे, और भी स्तर गिर गया उनका। चलिए शॉर्ट में समझा दिए हम, जापान जीत गया था उसमें युद्ध में। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1902 की एंग्लो जापानी संधि का महत्व स्पष्ट कीजिए। देखिए, एंग्लो जापानी संधि क्या था, जब 1902 में ना जापान और ब्रिटेन ने एक सहायता संधि बनाया था, हेल्पफुल संधि बनाया था, जिसमें जापान और ब्रिटेन का ये कहना था कि हम दोनों में किसी एक पे हमला होता है तो उसका जवाब हम दोनों मिल के देंगे। मतलब अगर एक पे हमला होता है तो तुम मेरा मदद करेगा, और तुम पे हमला हुआ तो हम तुमको मदद करेंगे। इस तरह से हम दोनों का पावर जो है वो बढ़ जाएगा और हमसे कोई भिड़ने का ज़रूरत नहीं करेगा। तो इस तरह से जो है ना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली जापान को मानने लगा था। और वहाँ से ये दोनों का होता है ना कि एक से भले दो, एकता में ताकत होता है, तो इस तरह का एक स्ट्रेटेजी अपनाया था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंगटन सम्मेलन के उद्देश्य और परिणामों का वर्णन कीजिए। देखिए, वाशिंगटन सम्मेलन 1921 से 1922 में हुआ था। इसका जो इसमें जो इस सम्मेलन में जो शामिल था उसको कुछ प्रमुख देश था, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और इटली था। इसमें जो है शांति स्थापित करने के लिए, यानी शांति के लिए ये समझौता हुआ था। और इसमें जो है किसी किसी को कुछ जो है अपना सेक्रीफाइसेस करना पड़ा था कि आप ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे। शांति स्थापित करने के लिए एक बातचीत बैठक बुलाया गया था, उसी को बोलते हैं वाशिंगटन सम्मेलन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंचूरी संकट का विस्तार से वर्णन कीजिए। मंचूरियन संकट क्या है?
मंचूरियन संकट जो है ना 1931 में हुआ था। ये जापान जो है ना चीन का एक क्षेत्र मंचूरिया क्षेत्र पर जबरन कब्जा कर लिया था और इसका औद्योगिक विकास के लिए मतलब विकास और डेवलपमेंट के लिए इसको एक अलग राष्ट्र घोषित कर दिया था। इसके लिए जो यूनाइटेड नेशन जापान का मतलब साथ नहीं दिया था, तो जापान को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, बस यही चीज़ है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये सब कब डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा, हम शॉर्ट में समझा दे रहे हैं। अगर आपका माइंड में ये सब चल जाएगा ना, तब खुद से इसको बना बना के अच्छे से एक बड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। देखिए, जापानी साम्राज्यवाद के उत्थान और पतन का विवेचना कीजिए। जो जापानी साम्राज्य है ना, वो किस तरह से अपने ग्रोइंग एज में था और किस तरह से उसका पतन हो गया, ख़त्म हो गया, उसके बारे में बोला है। देख लीजिएगा एक बार, इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो वीडियो आज यहीं तक रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम इस पीडीएफ का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और दोनों पार्ट को एक बार देख लीजिएगा। हाँ, दोनों पार्ट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।